नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी, राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे यूपीएससी के डेली एमसीक्यूज की। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अब से हमारा डेली यूपीएससी एमसीक्यू सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स बेस ही आएगा, क्योंकि हमने 2023 से लेके अगर हम देखने जाए तो 2018 तक के सारे पीवाईक्यूज देख चुके हैं, ठीक है। और आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज लेके आएंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए अब ये डेडिकेटेडली हमारा वीडियो हो जाएगा। साथ ही साथ जो हम डेली 5 एमसीक्यू कर रहे थे उसकी हम संख्या बढ़ा के 7 से 8 करने जा रहे हैं, ठीक है। और हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि इससे हमारे वीडियो की लेंथ जो है ये 15 मिनट के भीतर आ जाएगी। आपको क्या करना है, आपको जहां से भी सीए कर रहे हो, जहां से भी आप अपना करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, उसके बाद हमारे इस वीडियो पे आके क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और प्रैक्टिस के साथ साथ 7 या 8 जो भी हमारे एमसीक्यू होते हैं उनमें से कितने एमसीक्यू आपके सही हुए उसके बारे में क्या करना है, आपको करना है, कमेंट करना है, ठीक है। साथ ही साथ एक और चीज आपका फेवर चाहिए, हम आपके लिए जो लगातार वीडियोस लेके आ रहे हैं उस वीडियोस को आपको अपने ग्रुप में भी भेजना है, ठीक है। चलिए आप इतना तो कर सकते हैं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब की तो बात कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो, ठीक है। चलिए सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजल टैक्स। देखिए एंजल टैक्स अभी काफी चर्चा में बना हुआ है, तो उसी के रिगार्डिंग यह एमसीक्यू है। पहला, एंजल टैक्स आर टैक्सेस फंड्स रेज्ड बाय स्टार्टअप इफ दे एक्सीड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। दूसरा, द टैक्स कवर्स इन्वेस्टमेंट इन एनी प्राइवेट बिजनेस एंटिटी बट नॉट ऑन स्टार्टअप। और तीसरा, इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2020। देखिए मुझे इतना तो पता है कि भैया ये 2020 में नहीं आया था। कब आया था? यह आया था गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, यूपीए गवर्नमेंट जिस टाइम पे थी, यानी कि 2010 के आसपास यह आया था। यह 2020 में पहली बार नहीं आया था, ठीक है। तो मेरा तीसरा सेंटेंस गलत हुआ। दूसरा सेंटेंस, द टैक्स कवर इन्वेस्टमेंट इन एनी प्राइवेट बिजनेस एंटिटी बट नॉट ऑन स्टार्टअप। भैया स्टार्टअप है तभी तो इसका नाम बनाया हुआ है ना एंजल टैक्स। क्या होता है, एक बंदे ने अपना कोई एक नया स्टार्टअप चालू किया, ठीक है, और उसका आइडिया अच्छा लगा किनको, रतन टाटा को, ठीक है। अब रतन टाटा जी ने क्या कहा कि भैया एक काम कर, मैं तेरे को 10 करोड़ रुपए देता हूँ, ठीक है, उसके बदले में मेरे को 10% इन्वेस्ट, तेरा जो प्रॉपर्टी है, ये जो कंपनी का प्रॉपर्टी है, और या यूं कहे कि कंपनी का जो शेयर है ये 10% मुझे दे दे और 10 करोड़ रुपए लेके जा और अपना बिजनेस को एक्सपांड कर, ठीक है। तो अभी ये जो बिजनेस है, जिसका भी ये बिजनेस है, उसके लिए रतन टाटा कैसे बने? रतन टाटा एक एंजल की तरह बन गए, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि 10 करोड़ रुपए ऐसे रिवर्स जाके, मतलब ब्लैक का व्हाइट होने का कुछ सीन बन रहा था, तो उसी के रिगार्डिंग क्या किया, उसके ऊपर एंजल टैक्स लगाना शुरुआत किया था, ठीक है। तो पहला सेंटेंस हमारा सही है, दूसरा गलत है क्योंकि यह स्टार्टअप के ऊपर ही लग रहा था, और तीसरा तो आपको पता है कि 2020 में पहली बार इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए हमें क्या पूछा है, करेक्ट सेंटेंस। और करेक्ट कितना सेंटेंस है? सिर्फ एक ही सेंटेंस करेक्ट है, यानी कि ओनली 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए अभी क्या हुआ है, तो एंजल टैक्स के रिगार्डिंग फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है वैल्यूएशन मेथड, और उस वैल्यूएशन के मेथड से हिसाब से ही एंजल टैक्स इन्वेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। हाँ चलिए, तो यह एंजल टैक्स जो लग रहा है, यह लगता है जब भी स्टार्टअप वाले फंड राइज करते हैं और कोई एक एंजल जैसा आदमी उनके फर्म में इन्वेस्ट करता है, उनमें एंजल टैक्स कितना लगता है, इट इज अ 30% टैक्स, ठीक है। एक और चीज याद रखिएगा कि इसको किया गया था 2023-24 में एक्सटेंड किया गया था नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर के लिए भी, ठीक है। और इनका एम देखने जाए तो एम है टू डिस्करेज लॉन्ड्रिंग, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो मैंने आपको इश्यू बताया कि 10 करोड़ यहां से डाला और दूसरी साइड से 10 करोड़ व्हाइट में निकाला, ठीक है। तो इसी को रोकने के लिए ये सारा माजरा हम देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पूछ रहा है, द वर्ल्ड नियनडर्थल इज रिलेटेड टू। चलिए बता दीजिए नियनडर्थल क्या है? फॉसिल्स ऑफ काइंड ऑफ डायनासोर्स है, एन अर्ली ह्यूमन स्पीसीज है, अ केव सिस्टम फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, और जियोलॉजिकल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट है। बता दीजिए।
तो क्या आएगा, यह आएगा होमोसेपियंस से पहले वाला ह्यूमन स्पीसीज। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो है यह हमारा सही आंसर है। देखिए क्या हुआ है, नासा जो फर्स्ट एस्टेरॉइड सैंपल लैंड आया हुआ है उसी के रिगार्डिंग यह बातें चल रही है कि हमें नियनदर्थल के बारे में कुछ पता चलेगा। ठीक है, नियनदर्थल के बारे में आपको पता होगा कि वी कैरी डीएनए फ्रॉम एक्सटिंक्ट कजिन लाइक नियनदर्थल, साइंस इज नाउ रिवीलिंग देयर जीनेटिक लेगेसी। ठीक है, मतलब कि हम अगर नियनदर्थल के बारे में पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि वहां से होमोसेपियंस की उत्पत्ति किस हिसाब से हुई है। ठीक है सर जी, होमोसेपियंस क्या होता है? देखिए क्या हुआ था, हम सब ऐसा बता रहे हैं कि ह्यूमन ना पहले ऐसे ही 4 पैर पे चल रहा था, फिर धीरे धीरे ऐसे खड़ा हुआ, ऐसे खड़ा हुआ, ऐसे खड़ा हुआ, फिर ऐसे खड़ा हुआ और फिर एकदम सीधा खड़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये सारी आप लोगों ने इमेज देखी ही होगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी इमेज जो हमारी अभी के टाइम में देख रही है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है मॉडर्न ह्यूमन, तो मॉडर्न ह्यूमन यानी कि जो आज के टाइम में होमोसेपियंस है और उससे पहले जो थे वो नियनदर्थल थे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में आप जो डिफरेंस है ये देख सकते हो कि इसका थोड़ा सा मगज जो है यह कम विकसित हुआ था। ठीक है, उसके हाथ देख सकते हो, उसके सारी एनर्जीज देख सकते हो, उसके थाई देख सकते हो। ठीक है, और उनके ये जो शॉर्टर टिबिया है उनके पाँव देख सकते हो। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है कि यह कौन है, नियनदर्थल कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पूछ रहा है आपको, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल। ठीक है, चलिए एएफटी के बारे में आपको पता होगा कि करंट में काफी बने हुए हैं, तो आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के बारे में बताना है 3 सेंटेंस, उनमें से कितने सेंटेंस करेक्ट है। पहला, AFT is a military tribunal in India established under the Armed Forces Tribunal Act 2007। यस, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, any appeal by a person against decision given by the tribunal can only be taken up in Supreme Court। देखिए आर्मी आया हुआ है ना, तो सीधा हम हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट में। तो दूसरा भी सही है। तीसरा, all proceedings in the tribunal will be either in English और हिंदी। देखिए अगर पहली बार देखने जाए तो बात हमें सही लगेगी, लेकिन देखिए क्या हो रहा है, आर्मी है, पूरे सेंट्रल लेवल का इश्यू है और सेंट्रल लेवल का इश्यू होगा तो वहां पे सिर्फ हिंदी को क्यों अलाउड किया जाएगा, यही सोच के काफी सारे ऑपोजिशन वाले खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो यह आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल है उसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही हमारी प्रोसीडिंग्स होती है, हिंदी में नहीं होती है। ठीक है, तो तीसरा वाला गलत है और हमारा 2 सेंटेंस सही है, इसी वजह से हमारा ऑप्शन बी 2 ओनली इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए जो सारी चीजें हैं यह आपको बता दिया है कि यहाँ पे एएफटी है, यह मिलिट्री ट्रिब्यूनल है जिसको एस्टेब्लिश किया था ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 के तहत। ठीक है, और सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में जाने का कोई मतलब नहीं है। एक और चीज याद रखिएगा, उसकी प्रोसीडिंग सिर्फ और सिर्फ किसमें, इंग्लिश में ही होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है, कोनोकार्पस। क्या लिखा है, कोनोकार्पस 3 इज ऑफन इन न्यूज, इट इज। चलिए अभी लेटेस्ट में आपको पता होगा कि बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि सर जी आजकल बहुत सारे वीडियो में यह ट्री को लोग किस में डाल रहे हैं, थंबनेल में डाल रहे हैं, लेकिन यह है क्या? चलिए, क्या यह कोई मेडिसिनल प्लांट है, इन्वेसिव ट्री है, बायोडीजल प्लांट है या एयर प्योरीफायर प्लांट है? अगर आपने आपका करंट अफेयर्स में यह चीज नहीं पढ़ी है तो फिर एक काम कीजिए, आप अपना सोर्स बदल दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसी चीज लेटेस्ट में नहीं पढ़ सकते हो तो फिर आपके लिए वो सोर्स अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मुझे नहीं पता है आपने कोई भी XYZ सोर्स से पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपको कोनोकार्पस ट्री के बारे में नहीं पता है तो फिर यह सोर्स आपका सही नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए तो कोनोकार्पस ट्री जो है यह क्या है, यह है इन्वेसिव ट्री। और यह इन्वेसिव ट्री होने की वजह से क्या हुआ है कि गुजरात में क्या हुआ है, उनको बैन किया हुआ है। ठीक है, और अब गुजरात में ऐसे बहुत सारी जगह पे जो आपको ट्री दिखेंगे उसको अभी उसका ग्रो करना बैन कर दिया गया है। क्यों बैन कर दिया गया है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भैया ये ना जो हमारी जो ये सतह होती है, यह सतह के नीचे काफी ज्यादा डीप चले जाते हैं और डीप चले जाने की वजह से क्या होता है, जो भी हमारा वाटर लेवल होता है, ये वाटर लेवल को यह ज्यादा ही
एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि वो ज़्यादा ही हमारा पानी चूस लेते हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ से हमारी जो भी लाइन चली जाती है, जैसे केबल फाइबर हो गया, इलेक्ट्रिक वायर हो गया, या फिर हमारा ड्रेनेज की लाइन हो गया, तो उसको क्या करते हैं, यह उसको करते हैं डैमेज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके जो रूट होते हैं यह काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सारी वजह से हमें बहुत सारी बातें पता चली। एक और चीज़ आपको याद रखना है कि यह जो ट्री है उसकी वजह से उसके जो पोलिनेटर होते हैं, यह पोलिनेटर की पोलिन्स जो होते हैं, यह पोलिन्स की वजह से क्या होता है, कोल्ड, कफ, अस्थमा, एलर्जी एटसेट्रा डिसीज भी यह कॉज कर रहे हैं, ठीक है। तो यह ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। तो गुजरात ने उसको फिलहाल क्या किया है, बैन किया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है, म्यूचुअल इवेल्युएशन रिपोर्ट। चलिए बता दीजिए, म्यूचुअल इवेल्युएशन रिपोर्ट्स यानी कि MER अभी न्यूज में था, यह कौन निकालता है या किसके रिलेटेड है? पहला वर्ल्ड बैंक, दूसरा FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और तीसरा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, और लास्ट वाला ऑप्शन है UNDP। तो क्या आएगा आंसर? जी हाँ, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। देखिए अभी क्या हुआ है, अभी इंडिया और कनाडा का बीच में जो टसल चल रहा है उसमें खालिस्तानी मूवमेंट को फंडिंग बारे में कुछ न्यूज़ हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, और उस न्यूज़ में हमें म्यूचुअल इवेल्युएशन रिपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग हमने यह MCQ फ्रेम किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या है। तो कनाडा फाइनेंसिंग खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट, ऐसा किसने कहा है? एक्स पेंटागन ऑफिशियल 6 FATF ग्रे लिस्ट फॉर ओटावा, ठीक है, ऐसा एक एक्स पेंटागन ऑफिशियल ने कहा है। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि भैया ये जो कनाडा है ना, उसको अब क्या कीजिए, वो जो ग्रे लिस्ट होती है ना, जिसमें पाकिस्तान, ईरान और कौन है, नॉर्थ कोरिया जो है, उन सारे लोगों की साथ साथ कनाडा को भी डाल देना चाहिए, ठीक है, ऐसा ये एक्स पेंटागन ऑफिशियल ने कहा है। तो आपको पता है कि जो हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसको 1989 में फॉर्म किया गया था, किनके तत्वाधान में? G7 के तत्वाधान में। आज अगर हम देखने जाए तो यह 39 मेंबर बॉडी है। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था 2006 में, और फुल टाइम मेंबर बन गया है इंडिया 2010 में। याद रखिएगा, इंडिया बन गया है फुल टाइम मेंबर FATF का, ठीक है। और जो भी डिसीजन होते हैं यह कैसे लिया जाते हैं? कंसेंसस बेस पे लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट MCQ देखते हैं, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रोड टेप स्कीम। देखिए आप लोगों में से कुछ लोग के मेल आए कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने क्या किया था, कमेंट भी किया था कि सर जी हमें इसकी PDF चाहिए। देखिए PDF हमें देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप PDF देख लोगे तो फिर आप एक्सप्लेनेशन कैसे पढ़ पाओगे, एक्सप्लेनेशन कैसे सुन पाओगे? और जब तक आप एक्सप्लेनेशन नहीं सुनोगे तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि सर जी इस MCQ में पहला ये दूसरा सही कैसे है, ठीक है। अगर आप पहले वीडियो देखोगे और उसके बाद PDF को रिफर करोगे तो बात सही है, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, हम 101 डेज से आपके लिए डेली क्या लेके आएंगे, PDF ग्रुप में लेके आएंगे। कौन से? हमारे टेलीग्राम ग्रुप में लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन आपको करना है हमें सपोर्ट। अगर जल्दी से जल्दी आप हमें 1K सब्सक्राइब तक पहुंचाते हो तो आपके लिए हम बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव लेके आएंगे, ठीक है। देखिए आज नहीं तो कल ये 1K तो हमारा हो जाएगा, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतने नए इनिशिएटिव लाके आपकी प्रिपरेशन में, आपकी UPSC की प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हम हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप सपोर्ट कीजिए और थोड़ा बहुत सपोर्ट करना हम शुरुआत कर रहे हैं 101 डेज से, ठीक है। चलिए अब हमें बता दीजिए, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रोड टैप स्कीम। क्या पूछा है रोड टैप स्कीम के बारे में? पहला, अ रोड टैप स्कीम रिप्लेस द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम यानी कि MEIS। यह बात सही है क्या? चलिए, अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे सर हमने इस स्कीम के बारे में कभी पता ही नहीं है। भैया करंट अफेयर्स का सोर्स सही चुनो, ठीक है। अगर आपको रोड टैप स्कीम के बारे में नहीं पता है या फिर आप बिगिनर हो तो धीरे धीरे आपको सब पता होना चाहिए,
ठीक है, तो यहाँ पे पहला सेंटेंस कैसा है, सही है। दूसरा देखते हैं, द फुल फॉर्म रेमिशंस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रॉपर्टी राइट्स। अगर दूसरा सही होगा तो हमारा आंसर बोथ आ जाएगा और डी तो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो सही हो ही चुका है। ठीक है, तो हमें बताना है या उसका फुल फॉर्म सही है या गलत है। तो रोड टैक्स स्कीम का पूरा फुल फॉर्म जो होता है, रेमिशंस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। क्या आएगा? प्रॉपर्टी राइट नहीं आएगा, उसके बदले आएगा प्रोडक्ट्स आएगा। ठीक है, तो हमारा बी सही नहीं है। अगर बी सही नहीं है तो बोथ वाला भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्या हुआ है अभी, तो अभी हमारे गवर्नमेंट ने यह जो रोड टैक्स स्कीम है उसको एक्सटेंड किया है। कब तक? जून 2024 तक। ठीक है, और बाकी की सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है कि इन्होंने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम MEIS को रिप्लेस किया था। ठीक है, बाकी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। वीडियो को कीजिए पॉज और उसके बाद चलते हैं आगे। चलिए, लो जी, ये थे हमारे आज के डेली करंट अफेयर्स MCQ। आशा करते हैं कि आप भी हमें सपोर्ट करते रहेंगे और आपकी PDF जो है, यह PDF हमारे टेलीग्राम ID काइरोस UPSC पे आपको 101 डे से मिलने की शुरुआत हो जाएगी।